नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी तेलंगाना में कांग्रेस के तूफानी चुनाव प्रचार के, चुनाव आयोग से केसीआर को लगे बड़े झटके की, मध्य प्रदेश में खुफिया एजेंसी के दावे से मुश्किल में आए शिवराज की, राजस्थान को लेकर गहलोत के बड़े दावे की। इसके साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात कपिल सिब्बल के बड़े बयान से परेशान मोदी की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर मोदी अडानी की दोस्ती पर कसा तंज, पोस्टर जारी कर बोला जोरदार हमला। कैप्शन में लिखा, मेरा मित्र सिर्फ अडानी है। उत्तरकाशी टनल में मजदूरों की हेल्थ बिहेवियर पर रोबोट रखेगा नजर, हॉरिजॉन्टल खुदाई करने पर रेट माइनर्स पहुंचे, पतले पाइप में घुसकर ड्रिल करने में माहिर। पीएम मोदी के मुख्य सचिव ने मजदूरों से की बात। बिहार में 65% आरक्षण को पटना हाईकोर्ट में दी गई चुनौती, याचिकाकर्ता की दलील, कहा यह मौलिक अधिकारों का हनन है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने किया नरेंद्र तोमर के बेटे के वायरल वीडियो का खुलासा, कहा शिवराज सिंह चौहान ने कराया था वीडियो वायरल, एमपी को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव अब समाप्त होने वाला है। कुछ घंटे बाद प्रचार थम जाएगा। ऐसे में आज चुनाव मैदान में कूदे सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पीएम मोदी, तेलंगाना के सीएम केसीआर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैलियों और रोड शो के सहारे अपनी पार्टी के पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान किसने क्या कहा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। तेलंगाना में 28 नवंबर को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। प्रचार समाप्त होने से पहले आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की एक के बाद एक 3 सभाएं हुई। प्रियंका ने राज्य की बीआरएस सरकार के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। केसीआर को निशाने पर लेते हुए प्रियंका ने कहा, तेलंगाना के हर एक प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार किया गया, यहाँ हर काम के लिए कमीशन मांगा जाता है। बीआरएस के नेता ना तो जनता से मिलते हैं, न समस्याएं सुनते हैं। आपकी जमीनें लूटी गई, किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, लैंड माफिया, सैंड माफिया, वाइन माफिया, माइन माफिया सब बढ़ते चले गए। आज बीआरएस तेलंगाना में सबसे अमीर पार्टी है। आखिर ये किसके पैसे हैं? ये जनता का पैसा है जो आपके लिए योजनाओं में खर्च होना चाहिए, लेकिन इन्होंने इसी पैसे से महल बना रखे हैं। प्रियंका ने कहा कि आज तेलंगाना की जनता इंदिरा अम्मा और सोनिया अम्मा को प्रेम करती है, क्योंकि इन्होंने आपके लिए काम किया, संकट में आपकी आवाज सुनी। सरकार 2 तरह से चलती है, एक सरकार जनता के लिए चलती है, जबकि दूसरी सरकार सिर्फ अपने फायदे, अपने नेताओं के महलों को बनाने, भ्रष्टाचार करने और सत्ता में रहने के लिए चलती है। आज तेलंगाना में हर तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उसमें से कमीशन बहुत लोगों ने खाया है। प्रियंका ने बीआरएस के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया तो पीएम मोदी ने भी केसीआर को घेर लिया। करीमनगर की रैली में पीएम ने कहा कि बीआरएस की नाव डूबने वाली है। ये देखकर केसीआर के घर में बिखराव शुरू हो गया है। केसीआर पूरी ताकत लगा रहे कि जनता का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए। पीएम ने कहा कि अगर आप लोग कांग्रेस को वोट देंगे तो कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव जीतकर बीआरएस में चला जाएगा। आजकल बाजार में बहुत बिकाऊ माल आ गया है। तो दूसरी तरफ केसीआर ने दावा किया कि कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया, आम लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम उनकी सरकार ने किया है। तेलंगाना में तूफानी चुनाव प्रचार जारी है, जिससे केसीआर दबाव में है। वहीं सीएम के चंद्रशेखर राव ने साल 2018 में राइतु बंधु योजना की शुरुआत की थी, और 30 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर सीएम केसीआर की पार्टी बीआरएस ने इस योजना के तहत राशि को 16,000 रुपए प्रतिवर्ष करने की घोषणा की। लेकिन मतदान से पहले केसीआर को बड़ा झटका लगा और अब कांग्रेस बीआरएस आमने सामने है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अब काफी कम समय बचा हुआ है। बीजेपी, कांग्रेस और बीआरएस सभी दलों की तरफ से चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी गई है। लेकिन इस बीच सीएम केसीआर को एक बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने राइतु बंधु योजना को दी गई अनुमति को वापस ले लिया है, जिसके बाद बीआरएस ने कांग्रेस पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। बीआरएस विधायक के कविता ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने एक बार फिर दिखाया है कि वो किसान विरोधी है। दरअसल चुनाव आयोग ने राज्य सरकार की राइतु बंधु योजना के तहत रकम ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी है। ये रोक राज्य में आदर्श आचार संहिता के लागू रहने तक जारी रहेगी। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर बीआरएस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि चुनाव आयोग ने वित्त और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हरीश राव को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है कि तेलंगाना पर शासन करने वाले गैंग ऑफ 4 के अलावा किसी और को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।
जिन्होंने सत्ता पर बने रहने के लिए अपनी हताशा में किसानों का बकाया देने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस तेलंगाना के किसानों को दी गई अपनी गारंटी राइतू भरोसा को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही जयराम रमेश ने किसानों को कांग्रेस की सरकार बनने पर दी जाने वाली गारंटी का भी जिक्र किया है। तो तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान हो चुका है। अब 3 दिसंबर का इंतजार है जब नतीजे घोषित होंगे। लेकिन इस बीच एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट से बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। तो वहीं शिवराज के होश उड़ चुके हैं। तो क्या है इस पूरी रिपोर्ट में, देखते हैं ये खबर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की किस्मत 17 नवंबर को ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब 3 दिसंबर को घोषित होने वाले नतीजों का इंतजार है। मध्य प्रदेश को लेकर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और आम लोग चुनावी गुणाभाग में जुटे हैं। राज्य में हुई बम्पर वोटिंग को कांग्रेस बदलाव का संकेत मानकर काफी खुश है, तो बीजेपी को लाडली बहना पर भरोसा है। लेकिन इस बीच एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया गया है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि आईबी ने एक सर्वे सीएम शिवराज सिंह चौहान को दिया है जिसमें कांग्रेस को 138 सीटें मिल रही हैं। लेकिन शिवराज ने आईबी के सर्वे को सही नहीं माना है। आईबी के सर्वे में कांग्रेस की सरकार बन रही है। बीजेपी ने भले ही करोड़ों रुपए बांटे, लेकिन सरकार कांग्रेस की बन रही है। इसके साथ ही जीतू पटवारी ने ऑपरेशन लोटस को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। पटवारी ने कहा कि प्रदेश में ऑपरेशन लोटस का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है। जीतू पटवारी के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक में सियासी हलचल तेज है। वैसे मतदान से पहले जो सर्वे आ रहे थे उनमें भी बताया गया था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी हार रही है, और अब इस खुफिया एजेंसी ने भी कांग्रेस की जीत का दावा कर दिया है। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 116 सीटों की दरकार है। ऐसे में आईबी ने कांग्रेस को 138 सीटें दी हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव की शुरुआत से ही मुश्किल में है। राजस्थान में भी बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। सीएम अशोक गहलोत महाराष्ट्र और तेलंगाना के दौरे पर हैं। इस दौरान गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान दिया है। उनके इस बयान से बीजेपी के होश उड़ चुके हैं। तो क्या कहा है सीएम गहलोत ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदान 25 नवंबर को संपन्न हो चुका है और 3 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे। इसी के साथ ये पता चल जाएगा कि राजस्थान में सत्ता की कमान किस पार्टी के हाथ में जाएगी। इस बीच अपनी जीत पक्की करने के लिए बड़े राजनीतिक दल निर्दलियों से संपर्क साधने की कोशिश में लगे हैं। जीतने की स्थिति में आने वाले निर्दलियों से बीजेपी और कांग्रेस समेत दूसरे छोटे दल भी कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सत्ता पर काबिज कांग्रेस के नेता भी ऐसा कर रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी पार्टी निर्दलीय नेता से संपर्क साधती भी है तो किसी को बताएगी क्यों, वो एक स्वाभाविक संबंध होता है। उन्होंने आगे कहा, आपको बताएंगे कोई संपर्क में होगा भी कोई पार्टी वाले, आपको बताएंगे क्या? वो तो स्वतः ही स्वाभाविक संपर्क हो जाता है, अपना आप ही हो जाता है। इसलिए कोई करने की जरूरत नहीं होती है। पर इस बार जो है मैं समझता हूँ कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा, भारी बहुमत मिलने जा रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम कितना फायदेमंद होगी? क्योंकि इस बार अरे आप मैं सब कह रहा हूँ भाई, ओपीएस हो, चाहे वो आरजीएसएस हो, चाहे वो हमारी कानून हो, चाहे हमारी स्कीमें हो, चाहे वो हमारी गारंटी हो, सबको लोगों ने लाइक किया। वहीं अशोक गहलोत ने यह भी दावा किया कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी दावा किया कि राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि वो कई राज्यों में गए, लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री की लोकप्रियता देखी जा सकती है। साथ ही जनता में सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं है। ये दोनों फैक्टर सत्ता बनाने में महत्वपूर्ण होते हैं और दोनों कांग्रेस के पक्ष में हैं। ऐसे में राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट क्यों नहीं होगी? बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम गहलोत ने कहा, सनातन धर्म के नाम पर कैंपेन करने वाले पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, 5 राज्यों के मुख्यमंत्री इस कैंपेन को आगे बढ़ाने में जुटे हुए थे। हालांकि अशोक गहलोत का कहना है कि वो राजस्थान की जनता को साधुवाद देते हैं कि लोग बीजेपी की बातों में नहीं आ रहे हैं। गहलोत के दावे में कितना दम है ये 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। 3 दिसंबर को 5 राज्यों का चुनाव जो है वो समाप्त हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां भी अभी से सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है। 2024 चुनाव के 3 महीने का समय बचा है, उससे पहले ही सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी ने अपनी सीट शेयरिंग का फार्मूला भी बना लिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान दिया था, वहीं वो अब अपने बयान से पलट गए हैं। तो क्या कहा था फडणवीस ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग के अपने दावे पर 24 घंटे में ही पलट गए। एक दिन पहले उन्होंने दावा किया था कि सत्तारूढ़ गठबंधन के तीनों दलों यानी बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना के बीच आम चुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। उन्होंने सीटों की संख्या भी बता दी। इसके बाद मामले ने जब मीडिया में तुल पकड़ा तो वे पलटी मार गए। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर अभी कुछ तय नहीं हुआ है। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि जो लोग अपनी सीटों पर चुनाव लड़े उनकी सीटें उनके पास ही रहेगी। अगर इसमें कोई बदलाव करना होगा तो हम इस पर बात करेंगे। इससे पहले उन्होंने दावा किया था कि महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों को लेकर भाजपा, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट, एनसीपी, अजित पवार गुट में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। एक इंटरव्यू में फडणवीस ने कहा था कि बीजेपी प्रस्तावित 26 सीट पर चुनाव लड़ेगी, शिवसेना और एनसीपी को 22 सीटें दी जाएगी। फडणवीस ने कहा था कि 48 लोकसभा सीटों पर सर्वे पूरा किया गया है। हमें जीतने वाले उम्मीदवारों की जानकारी है। 48 सीटों में से 40-42 सीटों पर अलायंस जीत दर्ज करेगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता के बयान से गठबंधन सरकार में घमासान मचा है। घमासान तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भी मचा हुआ है। इजराइल और हमास के बीच 4 दिनों के युद्ध विराम की डील हुई थी। ये डील आज रात को खत्म हो जाएगी। इस बीच हमास की तरफ से इसे बढ़ाने की मांग की गई है। हमास चाहता है कि इस डील को अगले कुछ दिनों तक और बढ़ाया जाए। तो क्या है इस पर इजराइल का जवाब, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 1.5 महीने से ज्यादा वक्त तक चले इजराइल हमास जंग के बाद आखिरकार शुक्रवार को सीज फायर हो गया। 4 दिनों के लिए ये सीज फायर हुआ जो आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। लेकिन अब हमास ने युद्ध विराम को बढ़ाने की इच्छा जताई है। रविवार रात को हमास ने इसकी घोषणा की। हमास ने कहा कि वह अस्थायी युद्ध विराम को बढ़ाने की उम्मीद कर रहा है जो आज रात को खत्म होने वाली है। हमास ने इसके पीछे की योजना बताई है कि वो इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करना चाहता है। हमास और इजराइल के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के तीसरे दिन 17 और बंधकों की रिहाई हो चुकी है, जिनमें 13 इजरायली और 4 विदेशी नागरिक शामिल हैं। हमास ने गजा के एक अस्पताल में इन बंधकों को रेड क्रॉस इंटरनेशनल सोसाइटी के वॉलंटियर्स के हवाले किया, जिन्होंने सभी को इजरायली सुरक्षा बलों को सौंप दिया। हमास ने अब तक बंधकों के 3 बैच को रिहा किया है, जिसमें 39 लोग शामिल हैं। इसके बदले इजराइल ने अपनी जेलों में बंद 117 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उत्तरी गजा पट्टी में पहुंचकर सैनिकों से मुलाकात की और कहा कि जंग आखिर तक जारी रहेगी। इजराइल को कोई नहीं रोक सकता। नेतन्याहू ने अपने कार्यालय की तरफ से जारी एक वीडियो में कहा, हम अपने बंधकों को वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं और आखिरकार हम उन सभी को वापस लाएंगे। नेतन्याहू के इन तेवरों से साफ है कि वो फिलिस्तीन के साथ जंग नहीं रोकने वाला है। अब दुनिया के दूसरे देशों पर नजरें टिकी हैं कि वो कैसे इजराइल को इस जंग को खत्म करने के लिए दबाव बनाते हैं। इजराइल के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। आज सिखों का सबसे बड़ा त्योहार गुरु पर्व था, तो राजनीति में धन का घालमेल कर देने वाले प्रधानमंत्री लगा कि आज अमृतसर के गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाएंगे, लेकिन वो पहुंचे तिरुबाला मंदिर में दर्शन करने के लिए। वजह क्योंकि तेलंगाना में चुनाव 30 तारीख को है। अब देखना यह है कि दर मंदिरों के दर पर भटकने वाला मुसाफिर को मंजिल मिलेगी या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात कपिल सिब्बल के बयान की। मोदी सरकार में जांच एजेंसियां हमेशा ही सवालों के घेरे में हैं। गैर बीजेपी शासित राज्यों में जांच एजेंसियों की सक्रियता को लेकर विपक्ष हमेशा बीजेपी को घेरता रहा है। न तमाम बातों के बीच एक ऐसी खबर आई जिससे पता चलता है कि मोदी राज में सिर्फ ईडी, आईटी ही नहीं बल्कि कोर्ट भी दबाव में काम करने के लिए मजबूर हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट की कार्यशैली पर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि इस समय देश में आपातकाल जैसे हालात हो गए हैं, जिससे लोकतंत्र संकट में पड़ गया है। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 और 21 मार्च 1977 के बीच मौलिक अधिकारों के निलंबन के साथ देश के कई नागरिक संविधान के अनुच्छेद 21 और 226 के तहत अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सके।
इस अवधि के दौरान जिन व्यक्तियों को निशाना बनाया गया उन पर कोई मुकदमा नहीं चल रहा था। इसके बजाय अदालतें सुनवाई पर थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के निलंबन को असंवैधानिक घोषित कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें निराश कर दिया। एकमात्र असहमति जताने वाले न्यायमूर्ति HR खन्ना आने वाली पीढ़ियों के लिए, उन सभी के लिए जो अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, प्रकाश स्तंभ बन गए, क्योंकि वो स्वतंत्रता और हमारे संविधान के मूलभूत मूल्यों के लिए खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि आज जो देख रहे हैं वो एक अघोषित आपातकाल है, जहां संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 21 को निलंबित किए बिना कानून परिवर्तन के दुरुपयोग के माध्यम से नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। पीड़ितों का शोषण करने के लिए गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों का दुरुपयोग किया जाता है। अल्पसंख्यकों और दलितों के सांप्रदायिक रूप से सार्वजनिक अपमान में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाने के बजाय उन्हें संरक्षित किया जाता है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।